हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एम्पियर सर्किटल लॉ को डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ का डिफिनेशन क्या कहता है। एम्पियर सर्किटल लॉ में है द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इन फ्री स्पेस इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट पासिंग थ्रू द सरफेस। अब इस स्टेटमेंट में कुछ वर्ड्स है जिनका मतलब हमें समझना है। जैसा कि आपको दिया हुआ है लाइन इंटीग्रल है और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिस्कस किया हुआ है। फिर यहाँ पर हमें क्लोज्ड पाथ दिया हुआ है और फिर फ्री स्पेस दिया हुआ है। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर को ड्रॉ करते हैं, जैसा कि इस डायग्राम में हम आपको दिखा रहे हैं। इस कंडक्टर वायर में हमने मान लिया कि कोई करंट आई फ्लो हो रहा है, तो इसके चलते जो मैग्नेटिक फील्ड है उनका पैटर्न क्या होगा ये आप ऑलरेडी जानते हैं कि यह कंसेंट्रिक सर्किल्स के फॉर्म में होता है जो इस वायर के चारों ओर फैले होते हैं। तो हमने एक कंसेंट्रिक सर्किल को ड्रॉ कर दिया। उनमें से कंसेंट्रिक सर्किल कहने का मतलब है जितने भी सर्किल्स मैग्नेटिक फील्ड के बनेंगे, जैसे हमने एक और मैग्नेटिक फील्ड का जो सर्किल है इसे बना दिया, तो इनका जो एक कॉमन सेंटर होगा वो इस वायर पर होगा, इसलिए इन सर्किल्स को कंसेंट्रिक सर्किल कहा जाता है। तो यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न मिल गया। अब अगर हम किसी प्लेन को कंसीडर करें जिससे होकर इस वायर को हम परपेंडिकुलरली क्रॉस करवा रहे हैं, यानी कि यह करंट जो है इस प्लेन के परपेंडिकुलरली क्रॉस करता हुआ जा रहा है, तो उस कंडीशन में जो मैग्नेटिक सर्किल्स का जो एक रिंग मिलेगा हमें, वह वायर के बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। यानी यह जो प्लेन रखा हुआ है इस प्लेन पर जो है ये मैग्नेटिक सर्किल्स बनेंगे और इस प्लेन को परपेंडिकुलरली क्रॉस करता हुआ यह वायर निकल जाएगा, यानी कि यह करंट जो है इस प्लेन के परपेंडिकुलरली पास करता हुआ हमें नजर आएगा। अब बात करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ये हमने ड्रॉ किया है सर्किल्स के फॉर्म में, इनका डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इनका डायरेक्शन जानने के लिए हम राइट हैंड हम रूल का यूज करते हैं। राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड के थंब रूल के हिसाब से अगर हम अपने राइट हैंड के थंब को करंट के डायरेक्शन में इंडिकेट करें तो क्या हो सकता है। देखिए, अगर हमने मान लिया ये हमारा राइट हैंड का थंब है, तो बाकी जो हमारा उंगली है, बाकी जो हमारा फिंगर्स है, इनको अगर हम मोड़ते हैं अपने करंट के अलोंग, जैसे हमने इस थंब को हमने रख दिया और बाकी उंगलियों को हम अपने हथेली की ओर मोड़ते हैं, तो इसको हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना होगा। तो इस कंडीशन में जो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन बनेंगे, आप देख पा रहे हैं कंसेंट्रिक सर्किल्स में इस तरह के हमें डायरेक्शन मिलेंगे। यानी इसका डायरेक्शन क्या होगा, इस प्लेन पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर हम करंट के डायरेक्शन को बदल दे तो इनका डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाएगा। तो आइए अब हम समझते हैं कि एम्पियर सर्किटल लॉ को हम इस कंसेंट्रिक रिंग्स में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस चीज को अप्लाई करने के लिए हमें एज्यूम करना होगा एम्पेरियन लूप का। एम्पिरियन लूप को हम वैसे ही एज्यूम करते हैं जैसा कि हम लोग गॉस लॉ में गॉसियन सरफेस को एज्यूम करते थे। तो गॉसियन सरफेस का जो रूल था वो किसी क्लोज्ड सरफेस के लिए था और एम्पियर सर्किटल लॉ का जो रूल है वो किसी क्लोज्ड लूप के लिए। लेकिन यहाँ क्लोज्ड पाथ या क्लोज्ड लूप की हम बात करते हैं, तो यहाँ भी हम एक क्लोज्ड लूप को लेंगे जिसे हम एम्पेरियन लूप लेंगे। तो ये मैग्नेटिक रिंग्स है मैग्नेटिक फील्ड का। अब इनके किसी भी रिंग पर हम एक एम्पेरियन लूप मान सकते हैं, वो डिपेंड करता है फुल्ली हमारे ऊपर, हम उस रिंग को कितने दूर पर और कहां पर हम सिलेक्ट करते हैं। जिसका कंसेंट्रिक सर्किल्स का जो सेंटर है
एम्पेरियन लूप का भी वही सेंटर होगा। तो हमने मान लिया कि हमने किसी मैग्नेटिक लूप पर एम्पेरियन लूप को सिलेक्ट कर लिया इस तरह से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो बिल्कुल ही यह मैग्नेटिक रिंग को ओवरलैप करता हुआ जाता है। तो यहां पर हमारा ये बन गया एम्पेरियन लूप। अब इस एम्पेरियन लूप के किसी भी पॉइंट, जैसे हमने कोई पॉइंट P सिलेक्ट कर लिया और हमने एक दूसरा पॉइंट Q सिलेक्ट कर लिया, तो दोनों की जो डिस्टेंस है इसके सेंटर से वो सेम होगी। यानी हमने अगर P का डिस्टेंस R माना सेंटर O से, तो Q का डिस्टेंस भी हमें R ही होगा। तो अगर हम पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन लेना चाहे तो कैसे लेंगे? तो हम इस पॉइंट P पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और यहां पर हमने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ले लिया वेक्टर B। अब अगर उसी तरह पॉइंट Q पर हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन लेना है, तो हम फिर से पॉइंट Q पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और यहां पर हमने लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वेक्टर B डैश। तो हेयर magnitude of vector B is equal to magnitude of vector B dash। यानी कि इस एम्पेरियन लूप के हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वह सेम होता है, बट हर पॉइंट पर डायरेक्शन हमारा चेंज होता रहता है। अब हमने पॉइंट P पर एक छोटा सा एलिमेंटल लेंथ सिलेक्ट कर लिया है जिसे हमने dl से रिप्रेजेंट किया है। तो अगर इस पूरे एम्पेरियन लूप को छोटे छोटे dl एलिमेंट से मिलकर हम मानते हैं कि यह छोटे छोटे एलिमेंटल लेंथ dl से मिलकर बना है, जो काफी छोटे लेंथ में है। तो इस पूरे लूप पर अगर हम एम्पियर सर्किटल लॉ लगाते हैं, तो यहाँ पर दिया हुआ है द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसे हम किस तरह से लिखेंगे? तो जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका लाइन इंटीग्रल अगर हम सिर्फ पॉइंट P पर लेंगे, तो हम इसे वेक्टर B डॉट वेक्टर dl के रूप में लेते हैं। अब ये हो गया हमारा लाइन इंटीग्रल। तो इस पूरे एम्पेरियन लूप में अगर हम लाइन इंटीग्रल को, मैग्नेटिक फील्ड के लाइन इंटीग्रल को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो हम इसे B dl का लाइन इंटीग्रल दिखाकर क्लोज्ड लूप इस तरह से यहाँ पर सर्किल बनाकर रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर हम आपको लाइन इंटीग्रल समझाते हैं कि क्या होता है। जैसे अगर हमने पॉइंट A से पॉइंट B तक कोई एक कर्व पाथ सिलेक्ट किया इस तरह से, और किसी भी बॉडी को हम फोर्स लगाकर A से B की ओर मूव कराते हैं, यानी हमारा जो पाथ है A से B की ओर है। तो किसी भी सर्टेन इंस्टेंट में अगर हम मानते हैं कि फोर्स का डायरेक्शन पॉइंट P पर हमने मान लिया इस तरह से दिया हुआ है, और इस पॉइंट P पर एक छोटा सा एलिमेंटल लेंथ हम मानते हैं जिसका मैग्नीट्यूड हम dl ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि dl और f के बीच एक एंगल बन रहा है, जिसे हम कोई भी एक एंगल मान सकते हैं, बहुत ही स्मॉल एंगल d थीटा। तो इस dl एलिमेंट तक जो वर्क डन होगा इसे हम dw से रिप्रेजेंट करते हैं, और dw इक्वल टू हम लिखते हैं f डॉट dl। तो अगर हम पूरा वर्क डन निकालना चाहते हैं A से B तक बॉडी को ले जाने में, तो हम लिखते हैं इंटीग्रेशन dw, और यहां से हम A से B तक हम लिमिट दे देते हैं, दैट इज इक्वल टू f डॉट dl, एंड इसका लिमिट हम A से B तक ले लेते हैं। तो फाइनली हमें w इज इक्वल टू मिल जाता है A टू B f डॉट dl। तो ये जो A से B तक का जो इंटीग्रेशन है, यानी हमारा जो वर्क डन निकला, यह A से B तक
किसी भी बॉडी को ले जाने में जो वर्क डन हुआ उसका वैल्यू हमें मिल गया है, जिसे हम ओपन लाइन इंटीग्रल कहते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि हमने जो वर्क डन निकाला इसे ओपन लाइन इंटीग्रल में जो वर्क डन है ये हमने कैलकुलेट किया पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। यह ओपन लाइन है इसलिए हमने इसे ओपन लाइन इंटीग्रल में वर्क डन कहा। अब इसे क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल कब कहेंगे? अगर मान लीजिए यह पॉइंट ए से बी तक होते हुए फिर से वापस पॉइंट ए पर आ जाता है किसी भी डायरेक्शन से होकर, तो इस तरह हमें यहाँ पर एक क्लोज लूप मिल जाता है। तो अब हम जो वर्क डन निकालेंगे W, तो ये हम लिखेंगे क्लोज लूप में और F डॉट DL। तो इस तरह से हमें यहाँ पर क्लोज लूप इंटरवल या क्लोज लूप इंटीग्रल हमें मिल जाता है। तो सेम चीज हम यहाँ पर पॉइंट P से लेते हुए इस पूरे एम्पेरियन लूप के लिए अगर हम क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल निकाले तो यहाँ पर हम लेना होगा वेक्टर B डॉट DL का इंटीग्रल। ये लाइन इंटीग्रल हुआ, बट क्लोज लूप के लिए हमने यहाँ पर एक छोटा सा सर्किल इंटीग्रेशन साइन पर ड्रॉ कर देते हैं, तो ये हो गया हमारा क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल। तो यहाँ पर डिफिनीशन में है द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ। तो यहाँ पर क्लोज इंटीग्रल हुआ या फिर लाइन इंटीग्रल किसी क्लोज्ड पाथ के लिए हमारा हो गया। इन फ्री स्पेस इज इक्वल टू, अब फ्री स्पेस के लिए जो उस मीडियम की परमिएबिलिटी चाहिए तो यहाँ पर लिख दिया है म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट। तो फ्री स्पेस के लिए परमिएबिलिटी म्यू नॉट होता है जिसे एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी हम कहते हैं। तो म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट पासिंग थ्रू द सरफेस। अब इस पूरे सरफेस से होकर इस वायर से जाने वाला करंट हो गया हमारा I। इस तरह से हम इस पूरे लूप के लिए जो एम्पियर सर्किटल लॉ है उसे हम लिखते हैं क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल, जिसका सिंबल हमने इंटीग्रेशन और यहाँ पर एक छोटा सा सर्किल बनाकर दिया हुआ है। तो क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी वेक्टर B डॉट वेक्टर DL, और यहाँ पर हमने क्लोज्ड इंटीग्रेशन को दिखा दिया है दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू I। तो ये हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हुआ। तो अब हम इसके बाद एम्पियर सर्किटल लॉ को मैथमेटिकली डिराइव भी करेंगे। तो आइए अब हम एम्पियर सर्किटल लॉ के फॉर्मूले को प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पर हमने फिर से एक इनफाइनाइट लेंथ का एक वायर ले लिया है जिसमें करंट I फ्लो हो रहा है, और जैसा कि आपको पता है इस वायर के चारों ओर सिमेट्रिकल फॉर्म में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये कंसेंट्रिक सर्किल्स के रूप में बनेंगे। हमने किसी भी एक सर्किल्स को ले लिया है जिसका सेंटर वायर पर है, पॉइंट O से हमने दिखाया है, और इसे हमने एम्पेरियन लूप के फॉर्म में ले लिया है। अगर हम इस एम्पेरियन लूप का रेडियस R मान लेते हैं तो इस रेडियस R के इस सर्कुलर पाथ के किसी भी पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है तो राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं, और उसके हिसाब से हमने देखा था कि इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड, इस लूप पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिलता है। तो अगर किसी भी पॉइंट P पर हमने मान लिया कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वेक्टर B है, तो इस लूप के हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वह B के बराबर होगा। अब हमने इस पॉइंट P पर यानी कि इस लूप पर एक छोटा सा टुकड़ा लूप का ले लिया जिसे हमने DL मान लिया, नहीं यह एलिमेंटल लेंथ है, और इस पूरे सर्कुलर लूप को छोटे छोटे DL पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया, यानी छोटे छोटे DL एलिमेंट से मिलकर यह लूप बना हुआ है। तो किसी भी लूप में जब हम देखेंगे तो अगर हमने एक दूसरा लूप ले लिया, मान लिया कि पॉइंट Q पर एक दूसरा लूप ले लिया, तो इस पॉइंट Q पर
जो डीएल का डायरेक्शन है आप देख सकते हैं, और जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। उसी तरह पॉइंट पी पर जो हमने सबसे पहले पॉइंट माना था, यहाँ पर भी जो वेक्टर डीएल है और वेक्टर डीबी है, इनका डायरेक्शन सेम होगा। इसी तरह से हमें किसी थर्ड पॉइंट पर भी अगर हम लेते हैं तो यहाँ भी हम देख पाते हैं कि वेक्टर डीएल और वेक्टर बी के बीच का एंगल हमें 0 डिग्री, यानी ये दोनों पैरेलल होते हैं, यानी हर कंडीशन में हमें थीटा का वैल्यू 0 डिग्री मिलता है। सो अब हम इस मैथमेटिकल प्रूफ को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो इसके लिए पॉइंट पी पर हम इस इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर के चलते मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। सो वी राइट मैग्नेटिक फील्ड at point P due to infinitely long current carrying wire। तो क्या होता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2πr। यहाँ पर R जो है इस करंट कैरिंग वायर से पॉइंट P का डिस्टेंस है, और I जो है यह मैग्नीट्यूड ऑफ करंट है जो इस वायर से फ्लो हो रहा है। और यह जो फॉर्मूला है ये हमें मिलता है बाय बायोट सेवर्ट लॉ, यानी बायोट सेवर्ट लॉ के जो एप्लीकेशन है उससे हमने निकाला था, आपको याद होगा। सो अगर हम B डॉट DL निकालना चाहे तो ये हम लिख सकते हैं अब B DL cos 0 डिग्री, क्योंकि हमने थीटा का वैल्यू 0 डिग्री लिया है, तो ये सिर्फ हमारा हो जाएगा B DL। सो अब इस फॉर्मूले को आप देखिए, इसका LHS पार्ट को हमने लिख दिया क्लोज्ड लूप एंड B डॉट DL विल इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा क्लोज्ड लूप में B एंड DL। तो अब आप देखिए, यह पॉइंट P ले ले, पॉइंट Q ले ले, या कोई भी हम पॉइंट ले ले, इस सर्कुलर लूप में हर एक पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड B है उसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, यानी कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ से हम कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल देते हैं और यहाँ सिर्फ बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ DL। तो अब यह चूंकि सर्कुलर लूप है और एक एलिमेंट का लेंथ जो है वो DL है, इस तरह से हर एक DL 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 एलिमेंट से मिलकर यह पूरा का पूरा लूप बना है जो कि सर्कुलर पार्ट है। यानी सारे के सारे DL एलिमेंट को हम समेशन करके जोड़ेंगे या फिर इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा सर्कुलर लूप का लेंथ, यानी B इंटू 2πr। तो अब इस तरह से हम B का वैल्यू अब रख देते हैं यहाँ से म्यू नॉट I बाई 2πr इंटू 2πr। तो यहाँ से ऊपर और नीचे का टर्म कैंसिल हो गया, तो यहाँ हमें बचा म्यू नॉट इंटू I। तो फाइनली हमें जो रिजल्ट मिलना था B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I। और इस तरह से हमने एम्पियर सर्किटल लॉ के फॉर्मूले को प्रूफ कर लिया है। तो उम्मीद है यह मैथमेटिकल प्रूफ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।